आरसीएम जीने का सबब, इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान, इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान, इस पे सदके मैं जाबान। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, 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 आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। विश्वास है मेरा, आरसीएम जिम्मेदारी मेरी, आरसीएम विश्वास है मेरा, आरसीएम जिम्मेदारी मेरी, आरसीएम ही एकता है, आरसीएम नैतिकता मेरी, जिम्मेदारी मेरी, आरसीएम ही एकता है, आरसीएम नैतिकता मेरी, इसमें नहीं कोई गुमान है हमारी जान, इसमें नहीं कोई गुमान है हमारी जान, इस पे सदके मैं जाबान। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, 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 आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। आप सभी का वेलकम है आज के लाइव वेबिनार में। और जैसे हर वेडनेसडे हम आपके बीच होते हैं, टीम विजन के हेड पे ये वेबिनार रहती है और हमारे टीम विजन के जो भी साथी स्टार एंड अबाव के जो अचीवर है उनसे हम रूबरू मिलते हैं, उनसे हम सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही टीम विजन के कुछ साथी हैं जो जिनके द्वारा हम आज सीखने वाले हैं और वो मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर लालचंद जायसवाल जी इस सेशन को शुरुआत करेंगे जो गोल्ड लेवल पे हैं। सर पिकअप सेंटर के साथ साथ अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो ट्रेडिशनल बिजनेस भी अपना संभाल रहे हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन लीडर जो शाकिर अली काजी सर है जो स्टार गोल्ड लेवल पे है, उनका भी आज हमें एक्सपीरियंस शेयर मिलेगा और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी 2-5 मिनट में हम सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग अभी तक अपनी टीम के लोगों को अगर आपने इनवाइट नहीं किया तो उन्हें आप जल्द से जल्द इनवाइट करें ताकि सेशन की शुरुआत हम कर सकें। आज का जो हमारा वेबिनार है वो 10वां वेबिनार है, यानी लगातार हम अगर आप देखें तो लगातार 2.5 महीने से टीम विजन के हेड पे हर बुधवार को किसी न किसी की वेबिनार हो रही है। तो आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं आपके जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर लालचंद जायसवाल जी का। जयचंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि हमें आपने ये मौका दिया है। ये आपकी जैसी अप्लाई नहीं ये सब कर सकती है सर,
बहुत अच्छा आप मुंबई के टीम के लोगों को संभाल रहे हैं। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले, अपनी बातचीत को शुरू करने से पहले, मैं जिनके सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, मिस्टर साकिर अली काजी सर, अगर मैं बात करूँ तो मैं उनके वजह से इस बिजनेस में आया, क्योंकि मुझे बहुत लोग बिजनेस बताने को आए, लेकिन मैंने सबको ना बोल दिया था, भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत बड़ा मेरा कारोबार है, मैं उसको करते हुए मुझे ये ज़रूरत नहीं। लेकिन सर ने मुझे एक ऐसा ऑप्शन दे दिया कि वहाँ पर कोई ना करने का मौका ही नहीं है। अगर सही तरीके से बताओ तो बहुत लोगों के लिए सीखने का मौका है। सर ने मुझे बोला कि अगर आपके जुड़ने से आपके भाई का फायदा होगा तो आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। तो अब कोई ऐसा आदमी है नहीं कि जो बोल सकता कि मैं नहीं करूँगा, भाई का फायदा हो रहा। और मैं मेरा अगर परिचय बताऊं तो मेरा नाम लालचंद जायसवाल, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, वड़ा पाव का बिजनेस है, और चेंबूर में पीयूसी भी आरसीएम की है। और उसके बाद मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। देखा जाए तो श्री दीपक बाफना जी, रमेश जैन जी, और हमारे आज के सबसे उभरते सितारे यश कादरी सर, और जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, पग पग पर मुझे संभाला। जब मैं कभी निराश होता था, कभी कभी हम सरमुखानंद में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 लोगों को बैठाते थे, और कभी हम अकेले होते थे, तो मेरी अब ग्रेड अपलाइन मिस्टर साकिर अली सर ने बोला, सर आप चिंता मत करिए, ये सबके साथ होता है और इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, अब जब होगा तो इससे अच्छा ही होगा। तो रियल में उससे अच्छा ही हुआ दोस्तों। अपलाइन की बात पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। अपलाइन एक हमारे पिताजी जैसी होती है, पिता हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकता, तो अपलाइन भी हमारा कभी बुरा नहीं सोचती है। तो अपलाइन के मार्गदर्शन में इस बिजनेस को सीखना चाहिए। और हमारे आदरणीय मुकेश कोठारी जी बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपके सीनियर का पैंट में जो हुक होता है उसको पकड़ लीजिए और आप उससे आगे कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने वही किया। और रही बात, इस बिजनेस में मैं गोल्ड लेवल तक गया, और आज भी मैं सीख रहा हूँ अपने गुरुओं से। और जो मौका मुझे दीपक बाफना जी दिया है उसको मैं बखूबी से निभाने की कोशिश करूँगा। और मेरा परिचय के बाद इस सिस्टम की जो जानकारी है, इस सिस्टम का जो जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसका मार्केटिंग प्लान, तो मार्केटिंग प्लान बहुत ईजी है सर। खाली होता क्या है कि हमारे दिमाग में चलता है कि भाई बहुत हार्ड है, लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ी सी छोटी सी एक बात बता दूं कि अगर हम कोई काम को जब तक सीखे नहीं रहते तब तक हार्ड लगता है, जब सीख लेते हैं तो हमें बहुत आसान लगने लगता है, बहुत इजी लगने लगता है। तो उसी तरीके से इसके मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान में कुछ भी नया नहीं है। हम जो भी आने वाले समय से, जैसे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और हम भी जो काम पहले से करते हैं वही आरसीएम में करना है। सिर्फ अपनी दिशा बदलना, अपनी सोच को बदलना है। सोच क्या बदलना है? पहले हम अपनी पड़ोसी की दुकान से सामान लेते थे, अब हमें आरसीएम के पिकअप सेंटर पर जाना है, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड पर जाना है, वहाँ से हमारे ज़रूरत के प्रोडक्ट हमारे घर में लाना है और खुद प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को प्रमोट करना। जो हमारा 6 बेसिक बताया गया है, जो बहुत हमारे ग्रेट लीडर सारे लोगों ने 6 बेसिक के बारे में बात किया, उसका पहला पॉइंट ही है कि यूज द प्रोडक्ट और प्रमोट द प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट लेना है और हमें खुद यूज करना है और अपने लोगों को बताना है। जब हम अपने बाजू की दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें 1 रुपया नहीं आता है, लेकिन आरसीएम की दुकान से अगर हम 2000 के भी प्रोडक्ट लेते हैं तो कम से कम 200 रुपया तो समझ के चलिए कि हमें डिफरेंस का 300 रुपया और 200 रुपया 150 रुपया कमीशन के लिए समझ लीजिए आ जाता है। करीब करीब 500 रुपये का हमारा फायदा होता है। लेकिन पूरी लाइफ, मैंने तो मुंबई में 40 साल हो गया, किसी दुकान वाले ने मुझे कभी नहीं बोला, जो कि मेरा कैटरिंग का भी बिजनेस है, मैं एक महीने में 50-50 लाखों रुपए का किराने का सामान लिया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं दिया दोस्तों। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन आरसीएम में जो है हम जुड़ते हैं और हम अपने नज़दीकी दुकानदार के पास जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं। दुकानदार अपने घर में नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेता, होलसेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेता, डिस्ट्रीब्यूटर एक एजेंट से लेता, एजेंट एक मैन्युफैक्चर से लेता है, मैन्युफैक्चर एक कंपनी से लेती है। ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। और मैं अगर इसके पुराने भाषा में बोल दूँ तो इसको टीवी कह सकते हैं, क्योंकि टीवी की बीमारी पहले ठीक नहीं होती थी और ये ट्रेडिशनल बिजनेस की भी बीमारी जिसे लग गई है दोस्तों, वो आज वहीं का वहीं है। लेकिन
जिन लोगों ने आरसीएम बिजनेस को समझा, इसकी मार्केटिंग प्लान को समझा और उसने अपनी दशा को बदला तो दिशा बदल गई दोस्तों। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, बीच वाले जो होते हैं जो ऐड करते हैं और बिचौलिए जो होते हैं उनके घर में उनके सारे सपने पूरे होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जब हम बताने जाते हैं तो बोलते हैं हमारा क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों जब हम जुड़ते हैं इस सिस्टम में, डायरेक्ट कस्टमर के बदले हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और अगर बात करूँ तो 10 से 30% मार्केट से प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, खुद की खरीदी पे कमीशन मिलता है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है और 45% का कंपनी हमें वर्किंग पार्टनरशिप देती है। ये 5 फायदे होते हैं, बाकी तो हजारों फायदे हैं, लेकिन ये 5 फायदे हर आदमी को समझ में आना चाहिए कि हमें कंपनी क्या दे रही है। सिर्फ ज्वाइनिंग लेने से, और ज्वाइनिंग भी हमारे यहाँ आरसीएम बिजनेस में फ्री है, औरों के जैसा नहीं कि 7,000 की ज्वाइनिंग है, 6,000 की ज्वाइनिंग है, 5,000 की ज्वाइनिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्री ऑफ चार्ज ज्वाइनिंग है और बस आपके डॉक्यूमेंट देना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आपके नॉमिनी का नाम और मोबाइल नंबर, ये देना है। आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग होने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट परचेस करना है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी डाउनलाइन में अगर किसी की ज्वाइनिंग करना है तो होती नहीं है जब तक आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं होता है। तो आपको प्रोडक्ट इसलिए ज़रूरी है परचेस करना, और प्रोडक्ट परचेस करने के बाद ही हम दूसरी ज्वाइनिंग आपकी नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारी मार्केटिंग प्लान हुई। और 45% का वर्किंग पार्टनरशिप है, वो भी हम आपको बता सकते हैं। और मैं एक बात कहूँ तो हमारे जो इस समय मिस्टर दीपक बाफना जी है, ये सारी चीज़ों पर आप लोगों को वीडियो बना के डाल चुके हैं। अगर हम सही तरीके से फॉलो करें दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नकल से चलता है। और इंडिया वाले नकल मारने में वैसे भी बहुत मास्टर है, तो ये बिजनेस अकल से नहीं चलता है, सिर्फ नकल करना है। अपलाइन जैसे जैसे बताए उस चीज़ को फॉलो करना है और उसी पे हमें काम करना है, तो हम कामयाब हो सकते हैं। जैसे दीपक बाफना जी, आज उनके पिताजी ने इस बिजनेस को शुरू किया था, मुंबई के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर थे और आज उन्हीं के लेवल पर उनको इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ पर वो हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन किसके लिए पॉसिबल है? जो कुछ करना चाहेंगे उसके लिए, और जो कुछ नहीं करना चाहेंगे वो जहाँ जुड़े हैं। अगर सिंपल भाषा में बता दूं तो आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन वो अगर कॉलेज स्कूल नहीं जाएगा तो दोस्तों उसका रिजल्ट जीरो होता है। उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी रजिस्ट्रेशन कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको इसके सिस्टम को समझना है, इसकी मार्केटिंग प्लान को समझना है, इसके आने वाले जो अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं आज एक व्यक्ति के पास गया था, वो मेरी डाउनलाइन में है। उसने बोला सर मुझको कोई सुनता ही नहीं है। मैंने बोला सर सुनेगा क्यों? आपको सुनेगा क्यों? मुझे बताइए, आप सुनाने योग्य बने क्या? पहले खुद सीखना है, फिर लोग सुनते हैं। मैं उसके सामने उसके आदमी को प्लान बताया, बोला देखिए आप ग्रेजुएशन की और मैं 5वीं पास हूँ, 6ठी का पेपर नहीं दिया हूँ, लेकिन मेरी बात वो आदमी सुना कि नहीं सुना? बोला नहीं सर वो सुना। मतलब वैसे ही आपको उसके सुनाने योग्य बनना पड़ेगा, और जब तक आप खुद सीखेंगे नहीं तब तक सिखा नहीं सकते। ये सिस्टम 3 पे ही चलता है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट पे। और जैसे एक सिंपल भाषा में बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर हम साइकिल खुद चलाने नहीं आता है तो हम दूसरे को सिखा नहीं सकते सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से बिजनेस में भी हमें खुद पहले सीखना है, खुद प्लान का नॉलेज लेना है, खुद प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, और खुद हमें इस सारी वेबिनार जो होती है या आदरणीय दीपक बाफना जी की होती है हफ्ते का 2, एक टीम विजन के हेड पर होती है और दूसरा जो हमारे सारे सीनियर साथी होते हैं उनके लेवल पर होती है। और यूट्यूब पर डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, उसको हमें 7 बजे देखना है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, और आज मैं बता दूं पहले तो सीखना हार्ड था, लेकिन आज हार्ड नहीं है दोस्तों। हम घर में बैठे बैठे ऑनलाइन सारी चीज़ें, हमारी सेमिनार होती है ऑनलाइन, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। जैसे 6 बेसिक की बात करें, मैं समझता हूँ लॉकडाउन नहीं लगा होता ये 6 बेसिक की बात ही नहीं आती थी। लॉकडाउन नहीं लगा होता तो 8 कोड टेप की बात ही नहीं आती थी, क्योंकि मैं इस बिजनेस को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। और आरसीएम वर्ल्ड की भी बात करूँ तो मैं 5 बार विजिट कर चुका हूँ। आज एक एक चीज़ को मुझे नॉलेज है कि ये बिजनेस क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता है, वो सब हमें खुद सीखना पड़ेगा।
और जब हम सीखे रहेंगे तो ही हमारी डाउनलाइन को सिखा सकते हैं। बार बार सारे लीडर एक ही बात कहते हैं कि अपने जैसा लोगों को बनाना है, लेकिन होता क्या है कि हम जोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। दोस्तों, पूरा नहीं होता है, सही तरीके से वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। अब जैसे आपने ज्वाइनिंग करा दिया तो उसको 24 से 48 घंटे में उसको मिलना है, और मिलने के बाद उसे आरसीएम की प्लान कैसे बताना है, आरसीएम के ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उस पर कैसे सारी चीज़ों को देखना है, और हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम को यूट्यूब पर जाके कैसे उनकी मीटिंग देखना है, जूम ऐप डाउनलोड करवा देना है, उसमें कैसे मीटिंग को डेली अटेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं सिखाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं होता है। और मैंने 8 कोर टेप में संजीव गोयनका सर की जो वीडियो है उसको सुना, उसमें सही तरीके से उन्होंने ये बताया कि सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम, अगर हम सिस्टम को फॉलो कर लिए तो उन्होंने बताया कि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चले जाता है, लेकिन अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो ज़िंदगी भर हम खुद चलते रहते हैं, गधे के जैसा चलते रहेंगे और कुछ होता नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। हो सकता है हम गलती से 1,50,000 या गलती से स्टार या रॉयल्टी के लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे अपलाइन दीपक बापना जी और रमेश जैन सर जैसे या कादरी जैसे बड़े लेवल पे जाना बहुत मुश्किल है सर। तो हमें उस बिजनेस को, उस 8वां जो सर का 7वां जो वीडियो है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल थ्रू बता के मैं मेरी बात को विराम दूंगा। जैसे आज मेट्रो मुंबई में बन रही है दोस्तों, 2 पिलर के बीच में जो पटरी जिस पे रखी जाएगी, वो अगर 1000, 2000, 5000 लोगों को हम बुला लेवे और उसको उठा के रखना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन एक किरान होता आसानी से उठा के रख देता है, इसको बोलते हैं सिस्टम। या जैसे हमारी 4 व्हीलर कार हो, पंचर हो जावे, 5-6 लोग उठा के हम टायर बदली कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक 2 किलो का जैग लगाते हैं तो आसानी से वो टायर बदली किया जा सकता है और हम हमारी मंजिल को जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम की वजह से ही चलती है। अगर बता दूं कि अगर हम अपने माइंड से करोड़पति बनना होता तो मुंबई में जितने लोग हैं सारे लोग करोड़पति होते। लेकिन दोस्तों, ये बात पक्की है कि जब कोई आदमी सिस्टम के साथ लग जाता है तो कामयाब हो जाता है। जैसे बता दूं कि अगर एक ट्रेन बीटी से कल्याण जा रही है और अगर उसमें हम गलती से लटक के या कैसे भी बैठ गए तो हम कल्याण पहुंचेंगे बीटी से। भले हो सकता है 1 घंटा लेट या 2 घंटा लेट पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। तो आरसीएम बिजनेस भी ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, अमीर गरीबपुर से अमीरपुर के लिए बनी है, और उसमें हमें सिर्फ बैठना है और अपलाइन की बातों को फॉलो करना है, और जैसे जैसे अपलाइन बताया वैसे वैसे हमको करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को इस चीज़ को बार बार इसलिए आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि अपलाइन ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा मजबूत कड़ी है। अपलाइन अगर आपके साथ है तो आपका बिजनेस 0 होने के बाद भी आप स्टार डायमंड जा सकते हो, क्योंकि अपलाइन के पास नॉलेज होता है और आप उस नॉलेज को लेते रहेंगे तो जा सकते हैं। और ये बिजनेस में कुछ लोग आते हैं, जैसे सोचते हैं कि आज मैंने ज्वाइनिंग किया और 1 महीने के बाद मुझे महीने का 20,000 आने लगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हर काम के लिए हमें प्रोसेस है। जैसे किसान खेत में गेहूँ बोता है ना, तो उसको जामने के लिए और बड़ा होने के लिए और उसको फसल में परिवर्तन होने के लिए कम से कम 6 से 7 महीना लगता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी हम आते हैं तो 2 से 5 साल लगेगा। 2 साल हमें सीखना है और 3 साल अपने लोगों को सिखा देना है। तो हमें यहाँ पर जो हमारे दीपक बापना जी कहते हैं कि यहाँ पर हमें समय का फ्रीडम मिल जाएगा, पैसे का फ्रीडम मिलेगा, सुरक्षा मिल जाएगी, सर्कल मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में या छोटी मोटी नौकरी में 10-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल है तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में। वो भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, लेकिन मैं अगर बता दूं कि हम जिस सिस्टम में लगे हैं, जैसे आरसीएम बिजनेस, इसमें नॉर्मल से नॉर्मल आदमी और अपर क्लास का भी आदमी इसके प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। क्योंकि आरसीएम में अगर 18 का साबुन है तो 46 का भी है, 35 का भी है, और 30 का वॉशिंग पाउडर है तो 87 का भी है, चाय पत्ती भी है, कॉफ़ी भी है, सारी चीज़ें जो अपर क्लास भी यूज कर सकता है और नॉर्मल है। और
रही बात बताता हूँ कि आरसीएम में जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। मार्केट में आप किसी भी नेटवर्किंग में जाएंगे तो 500 की चीज आपको 2500 में दी जाती है दोस्तों। मेरे को आरसीएम में आने के बाद बहुत सारे लोग मिले, लेकिन मैंने उनको एक ही चीज बोला, भाई मेरे से बेस्ट लाओ तो मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। मैं जहाँ हूँ उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से देख चुका हूँ, 5 बार कंपनी विजिट कर चुका हूँ, हमारे आदरणीय टीसी छवड़ा जी के साथ में मैंने बात कर चुका हूँ। ये सारी चीजें जानने के बाद भी अगर मैं अंधविश्वास में फंसूं तो ये बात हजम नहीं होती है सर। तो मैं इसी के साथ मेरी बातों को विराम देता हूँ। और जिनके वजह से मैं आरसीएम बिजनेस में टिका हूँ, जिनके वजह से मैं इस छोटी सी पिन लेवल पर गया हूँ, तो मेरे ग्रेड अपलाइन मिस्टर साकिर अली सर काजी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। जहाँ पर आप लोग हैं, आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं साकिर अली काजी सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी, और आपके एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, और बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दीपक बाफना सर। और दीपक बाफना सर के विषय में मैं कहूँ तो एक ही बात है सर के लीजेंड, आपने देखा होगा लीजेंड होते हैं कुछ लोग। कुछ लोग जो है अपनी परवाह कम करते हैं, देश की परवाह करते हैं, समाज की परवाह करते हैं, कौम की परवाह करते हैं। कुछ साथी होते हैं लीजेंड, तो उन्हीं लेजेंड में से एक कमांडर मैं कहूँगा मिस्टर दीपक बाफना सर। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक समय था जब आरसीएम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, चैलेंजेस आ गए थे। मैं उसके अंदर का एक छोटा सा सिपाही हूँ और सर कमांडर रहे हैं। उस टाइम में मैंने देखा बड़े बड़े अचीवरों को मैंने गायब होते हुए देखा, बड़े बड़े अचीवरों को जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कई कंपनियों में जाते हुए, इधर जाते हुए, उधर जाते हुए, और इसके प्रति जो अविश्वास जताते हुए। एक ऐसा विश्वास था कुछ साथियों का कि ये सिस्टम वापस कभी चालू नहीं होगा। लेकिन सर को मालूम है कि डे वन से जब से मुझे वो जान रहे हैं, जिस समय प्रॉब्लम आया था तो हम भीलवाड़ा पहुंच गए थे। दूसरे दिन, तीसरे दिन हम भीलवाड़ा में थे। वहां जाके हमने कंपनी वगैरह देखी, सब सारी चीजें मालूमात की, और उस समय से हम भी लगे हुए हैं। और सर की लड़ाई तो बहुत लंबी थी, हम तो खैर एक पत्थर के रूप में थे मुंबई में। हाँ, लेकिन जहाँ थे वहां पर हमारा काम यही था कि इस बिजनेस के प्रति लोगों के अंदर विश्वास को कायम रखना, जो हम लोगों का काम था। जो दीपक सर है या हम जैसे सिपाही हैं, दीपक सर तो कमांडर हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे उन लोगों के सामने। यानी कि आर्थिक, कई लोगों के सामने ये कंडीशन थी कि आर्थिक संकट पैदा हो गए थे। जैसे राहुल कामले जी जो है बैंक में जॉब करते थे, लेकिन जॉब करने के बाद में जॉब छोड़ चुके थे। इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर थे, एमराल्ड थे, लेकिन वो कहते हैं अर्श से लेके फर्श को छू लिया था, फर्श पे आ गए थे। लेकिन उस सूरतों में भी ये लोगों ने कभी इससे अपने कदम को पीछे नहीं खींचा। तो ये लीजेंड है। और लीजेंड कहने का दूसरा कारण ये है कि आज जो कर रहे हैं ये सर, अब आपको बता दूं मुंबई में मैं, देखिए मैं खुलेआम बोलने के अंदर फेमस भी हूँ, सब लोग जानते हैं मुझे, कि अगर मैं कहता हूँ सारे लोगों का, बहुत से लोगों का काम भी दीपक सर करते हैं, और बहुत से लोगों की गालियां भी शायद खाते होंगे पीठ पीछे, मेरे ख्याल से शिकायतें भी बहुत रहती है। लेकिन उसके बावजूद जो है अपने कदमों को टिका के रखे, और दीपक सर का पेशेंस जो है काबिल तारीफ है। कई लोगों की नाराजगी झेलते हुए, सब कुछ सुनते हुए मैंने देखा, कभी भी उनको उल्टा जवाब देते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ, जो भी है वो जवाब देंगे। सर के पास एक बहुत बड़ी टीम है, लेकिन उसके बाद में भी हमने कभी भेदभाव वाली चीज नहीं देखी कि ये कौन सी लीग में है, क्या है, सर के अंदर नहीं देखा। लीजेंड इसलिए कहता हूँ मैं, जितना ध्यान जो सर आज जो है टीम विजन को बनाने के लिए दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ शायद उतना नेटवर्क के ऊपर ध्यान दिए होते तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। लेकिन सर जो है हम लोगों के बारे में, पूरे आरसीएम के बारे में, मुंबई को बिजनेस को उठाने के लिए जो फिक्रमंद है वो काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको लीजेंड कहता हूँ। लीजेंड आदमी ऐसे नहीं बनता सर। लीजेंड बनने का मतलब जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। लीजेंड बनने का मतलब होता है कि दूसरों के लिए जीना, जो दूसरों के लिए जीता है उसी को कहते हैं जीना, इसी का नाम है, और वही लोग लीजेंड होते हैं। और एक ऐसे आर्थिक आजादी के कमांडर है दीपक सर, और मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करूं। मेरा नाम शाकिर, वाशी एपीएमसी मार्केट में मेरा होलसेल का मौसम्बी का बिजनेस है, फ्रूट का बिजनेस, वाशी एपीएमसी फ्रूट मार्केट में। और उसके साथ में मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ, और इस बिजनेस में मैं रॉयल्टी के मुकाम पे हूँ। और जब मैं अपनी बात शुरू करूं तो मुझे जोड़ने के लिए इसके अंदर हमारे एक दोस्त थे, मित्र हमारे, मिस्टर समीउद्दीन बंदेली, जिन्होंने मुंबई आए। मुंबई आने के बाद इन्होंने एक मीटिंग में ले आके बैठाया मुझे, मुकेश कोठारी जी की। वो मीटिंग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ
हंसी मजाक ये मेरे समझ में आया। काले कोट पहने हुए लोग थे, कोई बोलता था वेटर हूँ, कोई बोलता था टैक्सी ड्राइवर हूँ, और मेरे इतने आ रहे इतने आ रहे। मैं बोलता था कि भाई ये सारे लोग जो झूठे हैं, ये कोट पहन के झूठ बोल रहे हैं, ये कंपनी से पगार लेते हैं, ये मेरा ऐसा ख्याल था। और कई साल तक वो आते रहे मेरे पास। तो जब भी आते थे, दोस्त थे, उनको मना नहीं कर सकता था, उनके साथ मीटिंग में चला जाता था। लेकिन उसके बाद में भी जो है मेरे को विश्वास नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो गया, एक बार जो है रामकली स्कूल में, भांडुप में, गाड़ो नाका कहते हैं मुंबई भांडुप में, वहां पर एक छोटा सा एक स्कूल है, रामकली स्कूल। वहां पर मैं गया। वहां पर मिस्टर प्रसाद घाट जो सर की टीम में थे, बाफना सर की, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर लालूलाल बाफना सर की टीम में थे। उनकी टीम में थे एक अरविंद गोसावी, अशोक गोसावी थे, वो एक टीचर थे, शायद रत्नागिरी के थे। उन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखाया, और मार्केटिंग प्लान दिखाया उस टाइम में जब वो 45% का जो प्लान उन्होंने दिखाया, वो प्लान को मैंने गौर से देखा। उस मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 15, 20, 25 लोग रहे होंगे उस मीटिंग में। बड़ी बड़ी मीटिंग मुझे दोस्तों समझ में नहीं आई, लेकिन वो एक मीटिंग मुझे समझ में आ गई, क्योंकि वहां पर मार्केटिंग प्लान दिखाया गया था। वहां पर 45% कैसे बढ़ता है वो बताया गया था, प्रोडक्ट के रेट का डिफरेंस बताया गया था, और वो चीज मुझे क्लिक कर गई। और क्लिक कर गए तो मैंने अपना सर पीट लिया दिल ही दिल में, सबके सामने नहीं, कि यार मैंने गलत किया, ये बिजनेस को नहीं किया, इसका मजाक उड़ाया। क्योंकि जब वो लाखों लोग बोलते थे आते हैं तो मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन वो अरविंद गोसावी ने कहा कि मुझे 500 रुपए का चेक पिछले महीने में आया है, 4 महीने से जुड़ा हूँ, तो मुझे यकीन आ गया। ये यकीन अरविंद गोसावी के ऊपर नहीं आया, वो मार्केटिंग प्लान के ऊपर आया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, मार्केटिंग प्लान को आपको बहुत ध्यान से आपको देखना है, और बहुत ध्यान से आपको जो है मार्केटिंग प्लान आपको लोगों के सामने शो करना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग प्लान एक ऐसी चीज है कि क्वालिटी पर्सन जो है, क्वालिटी पीपल जिनको बोलते हैं आप, वो मार्केटिंग प्लान देके आएंगे, बड़ी बड़ी बातों पे नहीं आएंगे। मदारी के जो है डुगडुगी बजाने पे भी वो बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आपके लाखों दिखाओ, करोड़ों दिखाओ, वो कुछ भी नहीं मानेंगे। उनके लिए मार्केटिंग प्लान के मायने हैं। क्योंकि अगर बोलते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग प्लान में ही वो पैसा छुपा हुआ होता है। वो मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे आप, भले आपकी इनकम इस समय 100 रुपये आई हो, आपको जुड़ के 4 महीने हो गए, आपकी 200 रुपये इनकम आई हो, लेकिन अगर कायदे से मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं सर। तो जैसे कि बात करें तो देखिए, जैसे कि आज हमारी बात कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं विजन से। जैसे कि हमारी टीम ही है, टीम विजन। विजन क्या होता है दोस्तों? देखिए, विजन वो होता है जो आदमी के पास अभी फिलहाल नहीं है, वो उसको नजर आता है। जैसे कि मुंबई शहर में आज से मैं समझता हूँ 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले इस मुंबई शहर में, जहाँ पर मैं कुर्ला में हूँ, वहाँ रहता था मैं, वहाँ पर 25,000 30,000 रुपए में घर मिल जाते थे, 25,000 30,000 में। लेकिन उस समय ये ध्यान होता था कि भाई यहाँ पर ये लेना घाटे का सौदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, जो आदमी डाउट करता था। लेकिन कुछ लोगों ने ले लिया, जो लोगों ने एक के बजाय 4 ले लिए, वो आज करोड़पति है। वो लाखों रुपए उनको उसका जो है रेंट आता है, जिन्होंने विजन देखा। और आरसीएम बिजनेस भी दोस्तों विजन का ही बिजनेस है। आपको यहाँ पर विजन देखना पड़ेगा, जो नहीं है वो देखना पड़ेगा। विजन की मैं बात करूं तो आप इसको गौर कीजिए। सन 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई। सन 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई तो एक प्रोडक्ट के साथ शूटिंग का कपड़ा था, पैंट के कपड़े थे, और बाकी दूसरा कुछ नहीं था। एक पिकअप सेंटर के साथ स्टार्ट हुई कंपनी, शायद डिपो भी नहीं था, फैक्ट्री थी कंपनी के पास सन 2000 में। और स्टार्ट होने के बाद में कुछ झटके भी आए कंपनी को, सन 2001 या 2 में कुछ झटके भी आए, प्रॉब्लम भी आए, बिजनेस ठंडा हो गया। उसके बाद में भी जिनका विजन था इसके अंदर काम करते रहे, आज वो करोड़पति है। आज महीने के लाखों रुपए इनकम आ रही है, लाखों में करते हैं तो मैं समझता हूँ 1 लाख से लेके जो 40 लाख रुपए तक इनकम इसके अंदर उठाई जा रही है। जिन्होंने विजन के ऊपर काम किया था वो उठा रहे हैं। और उस समय जिन्होंने मजाक किया था, जिनको मजाक लगा था, जिनको चैलेंज लगा था, वो आज भी वही के वही है पेट्रोल पंप पे, वहां पर पेट्रोल भर रहे हैं। पेट्रोल पंप की बात मैं करूं इस वजह से कर रहा हूँ कि भीलवाड़ा में गया था, इस बार भीलवाड़ा गया था, लालचंद जी साथ में थे। एक पेट्रोल पंप पे हम लोग गए थे, वहां पर कुछ बात हो रही थी तो हम आरसीएम की बात कर रहे थे। तो वो कहने लगा, एक पेट्रोल भरने वाला जो काम कर रहा था, बोले मैं मुकेश कोठारी के साथ मैं भी जुड़ा था। क्या बोला कि मैं भी आरसीएम में जुड़ा था मुकेश कोठारी के साथ, लेकिन काम क्या कर रहा है? पेट्रोल भरने का काम। और आज मुकेश कोठारी सर की बात करूं तो कई पेट्रोल पंप वो खोल सकते हैं सर। लेकिन उस समय मुकेश कोठारी क्या कर रहे थे? दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कभी उदयपुर जा रहे थे, कभी भीलवाड़ा जा रहे थे, कभी जयपुर जा रहे थे, कभी छोटे छोटे गाँव में जा रहे थे, कभी मुंबई आ रहे थे। ये घूम रहे थे, उनकी जेब से खर्चा हो रहा था, उनकी जेब से खर्चा हुआ था। लेकिन मुकेश कोठारी सर के पास क्या था? एक विजन था। वो विजन था, विजन को देख के वो ठोकरे खा रहे थे। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल ये टीम बड़ी होगी। आज मेरा जो खर्चा हो रहा है, जेब से हजारों रुपया खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं, 50,000 खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं, 40,000 खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं। उनके पास एक विजन था सर, उनके पास विजन था। उस विजन की वजह से वो भटकते फिरे।
और विश्वास कीजिए, आज भी अगर मैं आपको बता दूं, आज भी अगर आप अपने अंदर भटकने की ताकत अगर पैदा करें, अगर आप अपने अंदर भटकने की ताकत पैदा करें, लेकिन सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, भटकने की ताकत पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने के लिए आपको विजन देखना पड़ेगा, विजन देखना पड़ेगा, आज भी विश्वास करना पड़ेगा। बहुत से साथी मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी आपको बता दूं 98% साथी आरसीएम में जितने जुड़े हुए उनकी बात कर रहा हूँ। 100 जुड़े हैं तो उसके अंदर के 98% साथियों को आज भी विश्वास नहीं है, 2% लोगों को विश्वास है। जिन 2% लोगों को विश्वास है वो लोग भटक रहे हैं, वो जो टेक्निकल का मुकाम हासिल कर रहे हैं, वो स्टार पिन के लेवल अचीव कर रहे हैं, वो स्टार पर्ल हासिल कर रहे हैं और वो रूबी पिन हासिल कर रहे हैं, वो भटक रहे हैं। वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो लोगों की बातों को सुन रहे हैं, आज भी झटके खा रहे हैं, लेकिन वो भटक रहे हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग भटक रहे हैं, जो अपने घर में आराम से नहीं बैठे हैं, जो लोग भटक रहे हैं, जो अपने घर में आराम से नहीं बैठे, मैं आपको लिख के देता हूँ, एक समय ऐसा आएगा मुकेश कुठारी की तरह उनकी भी कई प्रॉपर्टीज होंगी, डेफिनेटली होंगी। और शायद मैं नहीं भटकूंगा तो मेरी नहीं होंगी, और मैं भटकूंगा तो मेरी भी होगी। क्योंकि आज अगर मैं रॉयल्टी के मुकाम पे हूँ तो मैं अपनी करने की वजह से हूँ। मेरे अंदर जो क्वालिटी है उस हिसाब से मैं उस लेवल पे हूँ। अगर मेरे अंदर क्वालिटी अगर पर्ल की होती तो मैं पर्ल पे होता, मेरे अंदर क्वालिटी एमराल्ड की होती तो मैं एमराल्ड पे होता, मेरे अंदर अगर क्वालिटी होती रूबी की तो मैं रूबी पे होता। आज जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो क्वालिटी की वजह से मैं रॉयल्टी पे हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। मुझे बहुत ऊंचाई पे जाना है तो मुझे अपनी क्वालिटी को चेंज करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी क्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, हमें विजन देखना पड़ेगा। अब आपको बता दो, विजन देखना है, आपको झटके खाना है, आपको लोगों की बात सुनना है। और इसके अंदर सबसे आसान काम आपको बता दो, अगर जैसे कि लालचंद सर ने एक बात बताई कि सिस्टम काम करता है हमारे लिए। यस, सिस्टम काम करता है, बिल्कुल काम करता है सिस्टम हमारे लिए। और सिस्टम क्या होता है आपको बताओ, सिस्टम होता है जैसे कि एक जैक होता है। एक बस को या एक ट्रेन के डब्बे को 100 आदमी 50 आदमी उठा नहीं सकते, लेकिन एक जैक होता है 5 किलो 10 किलो का, उस जैक को लगा दो, एक 10 साल के बच्चे को उठा दो, वो ट्रेन को उठा देगा, वो प्लेन को उठा देगा, वो बस को उठा देगा। वो सिस्टम होता है। तो हमारे पास, आपके पास और हमारे पास सिस्टम क्या है। मेरे पास मेरा जैक है, लाडूलाल बाफना ही आ रहा है मेरे को सर, क्योंकि उनके सानिध्य में बहुत रहा हूँ। दीपक बाफना सर है अभी फिलहाल, रमेश जैन सर हैं, कादरी सर हैं। मेरे लिए जैक है, ये जैक का काम करेंगे। लेकिन अगर मैं जैक की तरह इनको यूज करूंगा तो जैक की तरह यूज करना क्या होता है, जैक की तरह यूज करना क्या होता है सर, आपको बता दूं। जैक की तरह यूज करना है तो आपको अपलाइन को उपयोग करना पड़ेगा, दुरुपयोग नहीं करना पड़ेगा। उपयोग और दुरुपयोग में बहुत फर्क होता है सर जी। उपयोग का मतलब ये होता है कि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। दुरुपयोग का मतलब होता है कि आप गलत ढंग की आशाएं रखते हैं, वो एक दुरुपयोग होता है। गलत दूसरी बेवजह की आशाएं, सिस्टम को छोड़ के दूसरी आशाएं रखते हैं, वो गलत है। और उपयोग का मतलब हो गया इस बिजनेस को लेके आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके अंदर उसको बोलते हैं उपयोग। उपयोग में आपको ये लेना है कि भाई आपको लिस्ट बनाने नहीं आती है तो आपको लिस्ट अगर बनाने भी आती है तो आप अपने 10 आदमियों का, 25 आदमियों का, 100 आदमियों का नाम लेके अपने अपलाइन के साथ में बैठे, जो भी आपको आदमी जोड़ा है या जिसने बुलाया है, अपने 25 आदमी या 10 आदमी या 20 आदमियों का नाम या 2 आदमियों का ही नाम कम से कम लिख के जो है अपनी अपलाइन के साथ बैठे। और उसके बाद बोलना, सर इसके आगे मुझे नहीं आता, मुझे बताओ कैसे करना है। एक काम ये करना है, आपको सहयोग लेना है। यहाँ पर बिजनेस बढ़ाना है तो आपको अपलाइन का उपयोग करना ही पड़ेगा, सहयोग लेना ही पड़ेगा। जैक का उपयोग किए बगैर आपकी गरीबी जो है इतनी वजन है, हमारी गरीबी इतनी वजन है, हमारी परेशानियां इतनी वजन है कि हमारी अपलाइन के बगैर ये सुलझ ही नहीं सकती। इस बात की गारंटी है। लिस्ट बनाने में सहयोग लीजिए। उसके बाद में दूसरी चीज होती है सर, सेलिंग स्किल में जो है आपको जो है अपलाइन का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आपके पास आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है या आपकी डाउनलाइन का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आपको उनको स्किल्स बताने पड़ेंगे। या जैसे दीपक सर की जो है सेलिंग स्किल्स के ऊपर जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो हो रहे हैं या हो रहे होंगे, उसके अंदर लेके बैठना पड़ेगा। अब कई लोगों को जो है चार्जेबल है तो कुछ उनके दिमाग में लगता है, लेकिन सर मैं आपको बता दूं, सीखने के लिए हमें कुछ चार्ज पे करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो खर्चा होता है, जो आप पाएंगे उससे बहुत कुछ है। कुछ सेशन 500 के होते हैं, कुछ 400 के होते हैं, कोई तो सर जो है 100 रुपए में रख देते हैं, यानी कि फ्री के लिए वो फ्री है, उसको हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, वहां पर भी हमारी आदत होती है, हमें कमी निकालने की आदत है। हम ढूंढते रहते हैं कहाँ कमी निकलती है, किसकी कमी कैसे निकलती है, कौन कितना कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, हमारा दिमाग वहां जाता है और हम वो कमाना नहीं सीखते। और उसके बाद में सेलिंग स्किल का सीखना है, हमें लोगों से बात करने के बारे में सीखना पड़ेगा। उसके बाद में प्लान सीखना पड़ेगा, अपलाइन से ही प्लान सीखना पड़ेगा। और प्लान सीखने के बाद में अपने लोगों से अपलाइन को मिलाना ही पड़ेगा। आपको प्लान सीखने में आपको सहयोग लेना पड़ेगा। और स्टार्टिंग के जो प्लान है आपको अपलाइन से दिलवाने हैं। उसके बाद में जो है 5, 10, 20 प्लान हो गए तो उसके बाद में अपलाइन की ड्यूटी खत्म होती है सर। वहां पर आपको स्वयं प्लान दिखाना है
और आपको जो है स्वयं प्लान दिखाने के बाद में आपको ज्वाइनिंग करना सीखना है। जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ज्वाइनिंग करना, लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है उसको आपको सीखना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको जैसे कि डिस्प्ले वॉल कैसे ओपन की जाती है वो आपको सीखना है, डिस्प्ले वॉल कैसे संचालित की जाती है उसको सीखना है। डिस्प्ले वॉल के ऊपर अगर हम कायदे से काम करें तो हम करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते, बल्कि करोड़ों हम कमा सकते हैं। हमें अपलाइन से यहाँ पर भी सीखना है, और अपलाइन से हमें होम मीटिंग लेना भी सीखना है। और लेकिन अपलाइन से होम मीटिंग लेना सीखने के लिए क्या करना है, अपलाइन को बुलाना है, होम मीटिंग में रखवाना है, वहां पर अपने को अपना मोबाइल सबके सामने अपना मोबाइल खोल के निकालना है, निकाल के जो उसको एरोप्लेन मोड पे डालना है, वाइब्रेशन पे बिल्कुल नहीं रखना है। अपलाइन के सामने बोलना है, सर मैं अपना मोबाइल बंद कर दे रहा हूँ, सॉरी उस समय आपके सामने मोबाइल बज गया था लेकिन अब नहीं बजेगा। अब उसके अंदर क्या होगा, अगर आपके साथ में और भी साथी होंगे तो वो भी अपना मोबाइल बंद कर देंगे, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। या अगर कोई बात करने वाला होगा तो बाहर जाके बात करेगा या लिमिटेड बात करेगा। तो ये आपको, और अपलाइन जब प्लान दिखाए तो आपको खामोशी से देखना है, छोटा बच्चा बन के देखना है, भले आप 50वां प्लान देख रहे हो, 100वां प्लान देख रहे हो, आपको खामोशी से देखना है, गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। उससे क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, दूसरे लोग भी उसकी कॉपी करेंगे। तो अपलाइन से होम मीटिंग सीखना है, और 1 से 6 महीने के अंदर 1 से 6 महीने का स्वयं को अपलाइन बनाना है। जीवन भर छोटे दूध पीते बच्चे नहीं रहना है हमें, जीवन भर हमें दूध की बोतल लेके नहीं घूमना है, छोटे बच्चे नहीं बनना है। 1 महीने के अंदर आप डुप्लीकेट हो सकते हैं, 1 महीने के अंदर अपलाइन हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने में भी अगर अपलाइन नहीं बन सकते हैं आप तो आपके सामने चैलेंज है सर। 6 महीने में क्या क्या आपको सीखना है, एक तो प्लान सीखना है, लॉगिन करना सीखना है, आपको ज्वाइनिंग करना सीखना है, स्पॉन्सरिंग करना सीखना है, क्रॉसलिंक क्या होती है, अपलाइन डाउनलाइन क्या होती है, किसको कैसे जोड़ना है, ये सारी चीजें आपको अपलाइन के साथ में बैठ के सीखना है। और आपके पास कम से कम अपनी जो अपलाइन है, जैसे कि सपोज दैट जैसे कि लालचंद सर की अपलाइन में हूँ, स्पॉन्सर हूँ, तो मेरा नंबर तो उनके पास, सर के पास होगा, लेकिन मेरे साथ में उनके पास जो मेरे ऊपर जो 10 अपलाइन है उनका भी नंबर होना चाहिए। क्योंकि कभी भी क्या होता है, देखिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, किसी के लिए भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कोई किसका दिमाग कब बहक जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो आपके पास 10 अपलाइन का नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक से नहीं तो दूसरे से काम करे, दूसरे से नहीं तो तीसरे से काम करे, आपको वो होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद में आपको क्या है, अपने बिजनेस की बीमारी को लेके आपको अपलाइन के साथ बैठना है, अपलाइन के सामने अवगत कराना है, अपलाइन से अपलाइन को अवगत कराना है आपकी बिजनेस की बीमारी को, अपने शरीर की, अपने घरेलू बीमारी को अवगत ना कराएं, आपके बिजनेस में क्या बीमारी चल रही है, कौन आदमी आपकी बात सुन रहा है, लोग आपकी टीम में परचेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके विषय में क्या करना है। सर वहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है, सर क्या चल रहा है, इस ढंग से आपको बात करना है और उनका टाइम लेना है। और अपलाइन को पूरा जो है, जैसे कि लालचंद सर ने बोला, पिता समान होते हैं, बिल्कुल पिता समान होते हैं। अब दीपक सर की उम्र कम है, हमसे बहुत ज्यादा कम है निश्चित रूप से, लेकिन क्योंकि वो अपलाइन है तो मुझे वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे अपलाइन को ट्रीट किया जाता है। वैसे जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्गों को हम ट्रीट करते हैं वैसे अपलाइन को ट्रीट करना है, उनका सम्मान करना है हमें। और अपने टीम के एक्टिव लोगों की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, एक्टिव लोगों के नाम होना चाहिए, और उसको भी आपको अपलाइन के सामने रखना है। सर ये महीने का 5,000 का सामान ले रहा है, ये 25,000 का सामान ले रहा है, ये 20,000 का सामान ला रहा है, सर ये ड्रिलिंग मास्टर है, सर इसको मीटिंग में बुलाता हूँ नहीं आता, सर ये प्लान नहीं सीख रहा है, सर क्या करना है, इसको लेके जो है अपनी अपलाइन के साथ में आपको बैठना है। और बैठने के बाद में क्या होता है, जब आप अपलाइन बन जाते हैं तो उसके बाद में हमारे मुकेश कोठारी सर का एक वाक्य है, कई साल पहले उन्होंने षणमुखानंद में बताया था कि कोई भी नया काम जब स्टार्ट करें, जब भी अपनी टीम में कोई भी नया काम आप करें तो आपको ये सोचना है कि मेरी टीम से भी मुझे ये करवाना है। अगर आपकी टीम ये काम कर सकती है तो ही उस काम को करें, लेकिन सारे लोगों के बस का काम नहीं है तो उस काम को ना करें। ये कोठारी सर की बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। एक एलडीपी हुई थी सर की, उसके अंदर उन्होंने बताया था। और जो नहीं है आज की तारीख में, जैसे कि आज की तारीख में आपके पास 1 लाख रुपए इनकम नहीं है तो आपको 1 लाख रुपए इनकम के बारे में सोचना है, 1 लाख रुपए इनकम देखना है। और क्या होता है साहब, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको बताओ 98% आज भी जो भटक रहे हैं, 98% बोल रहा हूँ सर, मैं 95 नहीं बोल रहा हूँ, 90 नहीं बोल रहा हूँ, 98% लोग आज भी जो आरसीएम में जुड़े हुए हैं, आज भी वो डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उन्होंने अभी भी विश्वास नहीं किया है। आज भी वो विश्वास नहीं कर सके कि नहीं चला तो क्या होगा। अब लेकिन इसके अंदर एक हमारे अपलाइन है मिस्टर कादरी सर, उन्होंने क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया। डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि उनको विश्वास था, और विश्वास था, उन्होंने करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ रिजर्वेशन होने के कुछ ही दिनों में वो एमराल्ड की अचीवमेंट पे आ गए, और वो जो उनको जो है
स्कूल टीचर की जॉब से जो इनकम मिलती थी उससे ज्यादा इनकम वो यहाँ पर ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में वो कई लाख रुपए उनकी इनकम होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, 10 लाख रुपए की इनकम उनकी आएगी, 20 लाख की आएगी, 25 लाख की आएगी, आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। लेकिन क्यों? कारण यह है कि उनके अंदर और हमारे अंदर फर्क क्या है कि हमने डिसीजन नहीं ले पाया। आज भी अगर हम किसी मीटिंग का अगर हमें 100 रुपये लग रहा है तो हम उसके विषय में सोचते हैं। कहीं पिकअप सेंटर पे जाने के लिए हमारे पास हमको 200 रुपये खर्च होता है तो हम उसके लिए सोचते हैं। कोई प्रोडक्ट रिटेल करना है तो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट हमारे घर में ला के रखने के लिए हम सोचते हैं। डिस्प्ले वॉल ओपन करो बोल के अपलाइन बोलती है तो वहां पर भी हम संकट में होते हैं कि यार कैसे करूं। एक ख्याल आता है कैसे करूं। सर मेरे को ये बताइए, कल आपके बच्चे की फीस अगर 50,000 है, आपको मालूम पड़ा कि ये कोर्स पूरा कर लेगा तो महीने की 1 लाख इनकम आएगी, तो क्या आप 50,000 का इंतजाम नहीं करेंगे? निश्चित रूप से आप करेंगे। 50,000 में 1 लाख का इंतजाम कर लेंगे। आपके पास नहीं होगा तब भी आप कर लेंगे, क्योंकि आपको अपना बच्चा जो है तो एक रिलायंस की कंपनी में जाएगा, वहां पर एक गले में पट्टा पहनेगा। पुराने जमाने पट्टा कौन पहनता था आपको मालूम ही है। आज इंसान पहन रहे हैं पट्टा, वो रिलायंस का पट्टा पहन के घर में वहां से निकलेगा, 1 लाख रुपए इनकम लेगा, आपको मालूम है। उसके लिए आप 1 लाख रुपए का प्रबंध कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है 10,000 रुपए के अंदर एक डिस्प्ले वॉल खुलती है, 25,000 रुपए के अंदर डिस्प्ले वॉल खुलती है, उसके ऊपर हम ध्यान देते नहीं और हम अविश्वास करते हैं। आज भी हम क्या होता है, टीम के सामने कॉन्फिडेंस से हम डिस्प्ले वॉल के बारे में पूरा प्रमोशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या डिस्प्ले वॉल को प्रमोशन करना है, अपने बिजनेस को प्रमोशन करना है। अपने घर में 5 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट हमें लाके रखने चाहिए। अगर आपके सर पे प्रोडक्ट रहेंगे तो तभी आप प्रोडक्ट बेचेंगे। आपके सर पे प्रोडक्ट नहीं रहेंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। अब निर्णय आप लेने की क्षमता आपको अंदर पैदा करना पड़ेगा। जो आदमी डिसीजन नहीं लेता, ध्यान रखिए, जो आदमी डिसीजन नहीं लेता, अगर आप देखिए, आप किसी भी इंसान को किसी ने भी नहीं बोला भाई तू रोड पे जाके झाड़ू मार, तू जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट का काम कर, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम कर, वहां मजदूरी कर। किसी ने हेल्पर करने के लिए किसी ने नहीं बोला, किसी ने सपना भी नहीं देखा था। लेकिन वो सपना नहीं देखा था, लेकिन वो हेल्पर कर रहा है। कारण यह है कि वो समय पर सपना नहीं देख पाया, समय पर उसने अपने आप को कलेक्टर नहीं समझा, समय पर उसने अपने आप को कमिश्नर नहीं समझा, समय पर उसने अपने आप को क्लर्क नहीं समझा, समय पर उसने अपने आप को जॉब अच्छी सर्विस वाला नहीं समझा। वो आज क्या हुआ, पढ़ नहीं पाया, वहां पर गलत डिसीजन लिया या उनके पिताजी ने गलत डिसीजन लिया। तो उसका कारण है कि वो आज जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है। तो सर आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी आपको यहाँ पर मजदूर बन के काम नहीं करना सर, यहाँ पर आपको मालिक बन के काम करना है। लेकिन कई लोग क्या होता है, अपने आप को एक नौकरी पेशा के अंदर ही ढूंढते हैं और वो पूछने की वजह क्या होती है, अब एक ही ध्यान उनको रहता है कि इस महीने मेरा कितना आया। सर 4 महीने हो गए, 200 रुपए इनकम है। भाई साहब 200 आएंगे ना 4 महीने में। 1,000 रुपए का सामान लिया, 500 बिल हो गया, उसका 50 रुपए 10% के साथ 4 महीने में 200 आ गए, 1 साल में 600 आ गए। क्यों 600? इसलिए आए क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया, इसलिए 4 महीने में 600 है, वो 6 महीने में भी 600 हो सकते हैं। और ऐसे लोग होते हैं भूत, आपको बता रहा हूँ। आरसीएम में एक टाइप के लोग होते हैं, भूत होते हैं, जो आरसीएम में जुड़ तो जाते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन नहीं लेने का कारण क्या होता है, इसके अंदर डिसीजन नहीं लेते, फटाक से दूसरा कोई आता है, बोलता है मेरी गाड़ी तेज चलती है, इसके अंदर बैठ जा, उसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। या किसी ने बोल दिया कि भाई 10 साल से तो आरसीएम का प्रोडक्ट लेके खा रहा है, भाई साबुन ले रहा है, सब ले रहा है, तेरे इनकम कहाँ आ रही है, तेरी इनकम नहीं आ रही, लेकिन उसको भी भरम है कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ। सर वो आरसीएम नहीं कर रहा है, वो कभी प्रोडक्ट लेता है, कभी नहीं लेता है, और लेने के बाद में क्या करता है, दुकान वाले की जान खाता है, पिकअप सेंटर वाले की, जिसने उसको जोड़ा था उसकी भी जान खाता है, उसको भी फोन करता है। 500 का प्रोडक्ट लगा, उसको बोलेगा हर महीना तो सामान लेता, देखो अभी आरसीएम की दुकान पे आया हूँ, सामान ले रहा हूँ। और वे क्या करेगा, बार बार कंपनी बदलता रहेगा। कंपनी बदलने का नतीजा क्या होता है, वो भूत बन जाता है। भूत क्या होता है, हमेशा शरीर बदलता है, आपने देखा होगा, भूत हमेशा शरीर बदलता है। उसी तरह से जो भूत होते हैं वो हमेशा कंपनी बदलते रहते हैं, अपलाइन बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, लेकिन भटकती आत्मा इनको कह सकते हैं। उसी का नाम होता है भूत। और ये भूत क्या होता है सर, भूत एक हिसाब से एक नेगेटिव इंसान होता है। और नेगेटिव इंसान को मैं कहता हूँ मच्छर जैसे होते हैं, मच्छर जैसे होते हैं वैसे ही नेगेटिव इंसान होते हैं। किसी फिल्म में नाना पाटेकर ने एक बात कही थी कि एक मच्छर आदमी को कुछ बना देता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक नेगेटिव इंसान भी क्या होता है, ना खुद करता है ना दूसरे को करने देता है। बोलता है ना करूंगा ना करने दूंगा, ना करूंगा ना करने दूंगा। तू पिकअप सेंटर कैसे चलाएगा, तू डिपो कैसे चलाएगा, तू अपना बिजनेस कैसे करेगा, तू रिटेलिंग कैसे करेगा। जो रिटेलिंग करने जा रहा है तो सामान जिसको दे रहा है वहां पर भी उसको इंजेक्शन दे देगा, ये महंगा का सामान ले रहा है, ये कमा रहा है। तो हमें भूत नहीं बनना है और भूतों से सावधान रहना है। और एंटी मलेरिया की आपको इंजेक्शन और दवा आपको लेनी है, क्योंकि एक आदमी को जब मामूली सा मच्छर होता है सर, मामूली सा कुछ ग्राम का मच्छर होगा, वो मच्छर हमें काट लेता है। जब वो मच्छर काटता है तो हमें हो जाता है मलेरिया। जब हमें मलेरिया होता है तो हमारा हाथ दुखता है, पैर दुखता है, सर दुखता है, बॉडी दुखती है, पूरा बुखार आता है, यहाँ तक कि एक ऐसी स्थिति आती है कि हम कमजोर एकदम चल नहीं पाते हैं। सोचिए आप, एक मच्छर आदमी को बीमार करता है ना,
बिल्कुल करता है सर। उसी प्रकार से एक नेगेटिव आदमी एक सक्सेस के रास्ते पे चलने वाले आदमी को गटर में ले आके डालता है सर, उनसे बचना पड़ेगा हमें। जब तक कि हम ऐसे लोगों से नहीं बचेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते सर। आपको कामयाब होने के लिए आपको मैं बताता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना तो आपको ड्रीम बस्टर से बचना पड़ेगा। ड्रीम बस्टर एक किताब मैंने पढ़ी थी नेपोलियन हिल की, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपके पास अवेलेबल होती है तो वहां से मंगा लीजिए, ऑनलाइन पे दीपक सर बताते हैं, वो उस किताब को खरीद के पढ़िए आप। उसके अंदर लिखा है उन्होंने, अगर आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है तो आपको ड्रीम बस्टर से बचना पड़ेगा। ड्रीम बस्टर मतलब जो है आपके सपनों को ब्लास्ट करने वाला, तोड़ने वाला। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो आपको रोकता है, तेरे बस का काम नहीं है। आपका एक महीना जैसे पूरा होता है, आपका बिजनेस अगर 5,000 गया, 4,000 गया, देख तेरा बिजनेस इतना ही गया। ड्रीम बस्टर होते हैं ये सपनों को तोड़ते हैं, ना करते हैं ना करने देते हैं, खाते हैं ना खाने देते हैं। ये ड्रीम बस्टर होते हैं, इनके पास बड़े ख्वाब नहीं होते हैं। और खास करके हमारे पास क्या होता है, जो ड्रीम बस्टर होता है हमारे घर में होते हैं। हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, हमारी बीवी हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है, या हमारा पार्टनर हो सकता है। ड्रीम बस्टर जो बार बार हमें इंजेक्शन देता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस का काम नहीं, देख कितने दिन से कर रहा है, क्या हुआ। और हम भी जाके उसी से राय लेते हैं। उसके बजाय मैं दीपक सर से अगर बात करूं तो शायद मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है, हम बीमार के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। जब बीमार के पास इलाज कराने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली वो हमें मार डालेगा, क्योंकि वो जो बीमार है हम भी बीमार हो जाएंगे, एक दिन हमें ऊपर पहुंचा देगा। तो हमें हमारे अपलाइन का सहयोग लेना चाहिए। और अपलाइन भी कैसी होना चाहिए, साफ सुथरी अपलाइन सर, जो वचन की पाबंद हो, जो अपने वचन को निभाती हो, जो जिसने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो एक बात बोलने के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकती हो, जो सेक्रीफाइस करना जानती हो, जो कुर्बानी देना जानती हो, वैसी अपलाइन। वो अपलाइन नहीं होना चाहिए कि जब वक्त हो जाए, वक्त बुरा आए तो अपनी डाउनलाइन को छोड़ देवे। वो अपलाइन कतई काम की नहीं होती सर। जो आपकी टीम में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसका बिजनेस 20,000 जा रहा था, आज 5,000 जा रहा है, तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने उसके साथ में सौतेला व्यवहार शुरू कर दिया। जो आप करेंगे वो आपको भरना पड़ेगा, जो आप करेंगे वो भरना पड़ेगा। हम खड्डा खोदेंगे, खड्डे में हमको जाना पड़ेगा। आपको तो वही काम करना पड़ेगा कि अगर उसका बिजनेस 2,000 भी जाए तो टेंशन मत ले यार, मैं तेरे साथ में हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ में हूँ। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज जो 2,000 का बिजनेस जिसका जा रहा है, 2 करोड़ का बिजनेस जाएगा उसका। लेकिन क्या होता है, हम उसको इंजेक्शन देते हैं, इतना कैसे नहीं गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। अब क्या करते हैं, हम हौसले को तोड़ते हैं। सर आपको बता दूं, मेरे को बहुत लोग मिले हौसला तोड़ने वाले, लेकिन क्योंकि मेरी स्टडी है, मेरी आदत है, बचपन से मैं पढ़ने की आदत है। मार्केट में जब बाइकल्ला मार्केट में 13 फरवरी 1986 को मैं आया था, 1986 13 फरवरी, शायद वो थर्सडे का दिन था सर। उस दिन मैंने संतरे की गाड़ी खाली की थी, मेरी उम्र थी 16 साल। और संतरे की गाड़ी खाली करते करते मैं 4 बार रोया था, क्योंकि मुझसे वजन काम नहीं हो पा रहा था। और मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी खाली नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझसे वजन नहीं उठाया जा रहा। लेकिन दुकान में जाते जाते थोड़ी देर के बाद जब मेरा पसीना देखा, मुझे कांपते हुए देखा वजन उठा के, तो एक अंदर से बोलता है दुकानदार, मुंबई में भाषा चलती सर, आप अन्यथा ना ले, बोले चिकने को कहां से लेके आया काम पर, ये काम करेगा नहीं, साला भाग जाएगा, ये बताया। बड़ा बुरा लगा, बाहर आके फिर रोया। अब सोचा अगर गाड़ी काम करना बंद कर दूंगा तो उसकी बात सही हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उसने चिकना बोला, काम नहीं कर सकेगा बोला, ये काम करने वाला नहीं है बोला। तो उसकी जिद के ऊपर मुझे काम करना पड़ा, वो गाड़ी खाली करनी पड़ी। और मैंने ये सोच लिया था कि आज गाड़ी खाली करूंगा, उसके बाद में नहीं जाऊंगा, उसके बाद में काम छोड़ दूंगा, गाँव चला जाऊंगा। लेकिन क्या हो गया, कैसे भी काम किया, लेकिन काम करने के बाद जाने के बारे में सोचा तो मैं बोला यार आज चला जाऊंगा तो ये बोल देगा, देखा मैं बोलता था। तो उसकी जिद की वजह से मैं रुका, कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उसने जो बोला है वो पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन खाली किया, एक बार रोया। तीसरे दिन खाली किया, नहीं रोया। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दो, 3 महीना होते होते उस दुकान नंबर F91 बाइकल्ला मार्केट में आप चेक कर सकते हैं, F91, उस दुकान में मैं हमाली कर रहा था। उस दुकान का सबसे फास्ट हमाल में बन गया था, सबसे फास्ट लेके जाने वाला बन गया था। उम्र मेरी जो है 17 से 25 साल नहीं हुई थी, 16 साल 3 महीने उम्र हुई थी, लेकिन 3 महीने में सबसे फास्ट में हो गया था। कारण क्या था, जिद आ गई थी अंदर। कारण क्या था कि अपनी बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, अपनी इमेज में खराब नहीं करना चाहता था। फिर एक समय ऐसा आया, समय आते आते फिर मेरी प्रमोशन हुई, फिर अंदर थोड़ा काम मिला, फिर थोड़ा उसके अंदर थोड़ा और वहाँ मार्केट में प्रमोशन हुआ। लेकिन आज से आज की बात करो, आज मैं होलसेलर बना। कारण यह है कि मुझे टिकना पड़ा वहां पर टिकना पड़ा। टिक के अगर एक हमाल, एक 7वीं क्लास पढ़ा हुआ इंसान, जिसका कोई आगे ना पीछे था, कोई देखने वाला नहीं था, अगर टिक के काम करने के बाद हमाल से अगर होलसेलर बन सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास दीपक बाफना सर
और हमारी ग्रेट सारी अपलाइन है, ऐसी अपलाइन के सानिध्य हम करोड़पति क्यों नहीं बन सकते, हम टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं बन सकते, हम स्टार पल क्यों नहीं बन सकते, हम रूबी स्टार क्यों नहीं बन सकते, डेफिनेटली बन सकते हैं। बस हमें अपनी हिम्मत को नहीं खोना है, बस ये ध्यान रखना है अपने बिजनेस को लेके जो है अपनी अपलाइन के साथ में बैठना है। और अगर आपकी टीम का बिजनेस 2000 भी आ रहा है तो उसे निराश नहीं होना है और उसको निराश नहीं करना है, उसको दफन नहीं करना है, उसको खत्म नहीं करना है। वो 2000 को आपकी मर्दानगी उसके अंदर है कि उसका 2000 के बिजनेस को आप 2 लाख का पहुंचाए, 2000 के बिजनेस को 2 करोड़ को पहुंचाए, वो आप लीजेंड होंगे, तब आप लीजेंड होंगे। मुझे याद है जब शुरू में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, बाफना सर जो है एक इंसान की मैंने ज्वाइनिंग की थी, लाडूलाल बाफना सर बहुत हमारे ग्रेट गुरु रहे हैं। वो जहां भी रहे हमेशा उनके लिए दिल से हमारे दुआ निकलती है, जहां भी रहे जैसे भी रहे खुश रहे, और बड़ी मेहनत की। वो धूल से सने कपड़ों में बाइक लेके आए थे खार घर में, केवाईसी मतलब एक आरसीएम का फॉर्म था भरा जाता था, वो फॉर्म लेने के लिए, एक फॉर्म लेने के लिए सोचिए उनका काम कैसे था। कहाँ आए और कहाँ भी वो कुछ भी नहीं था सर उस समय। आपको बता दूं मेरी अपलाइन ने मुझे पैदा कर दिया, मेरी अपलाइन ने मुझे जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर अगर बचा के रखने वाला कोई है जिसका मैंने पल्लू खींचा, यानी जिसका मैंने छत्र छाया ढूंढी, मेरे पास एक ही था नाम, मिस्टर लाडूलाल बाफना। उनसे मैं बार बार फोन करता था, कभी फोन नहीं उठाते थे, नहीं उठा पाते थे तो फिर बाद में कॉल करता था, या कभी सर मेरे को कॉल करते थे। मैं सिर्फ इसलिए फोन करता था कि सर मीटिंग कहाँ है मेरे को बताओ, सर मीटिंग कहाँ है मुझे बताओ। जब मैंने काम करने का निर्णय लिया, मेरी अप्लाई नहीं होने की वजह से मैं उनसे मैंने और हेल्प नहीं मांगी। आज भी अगर बाफना सर है तो उनका नंबर है, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। ये आपकी मीटिंग में बैठना है, मुझे अपने लोगों को लेके बैठना है। ये ऐसे मैंने काम किया सर, बिना अपलाइन के, और कोई मैंने सहयोग नहीं ढूंढा। रमेश जैन जी की बात करूं, रमेश जैन जी मुझे मुंबई में मिलने के लिए नहीं आया, मैं सोलापुर गया था उनसे मिलने के लिए, और उस समय की ट्रेनों में कुछ 13-14 धमाके हुए थे, जिस दिन मेरा टिकट था सोलापुर का, उस समय गया, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे आरसीएम करना है। मैंने उस समय डिसीजन लिया था, उस कंडीशन में मैं गया वहां पर, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था। और वहां पर जाने के बाद तो सोलापुर में एक प्रोग्राम हुआ था जैन सर का, उस प्रोग्राम में बैठने के बाद में क्या हुआ, फिर बाद में होटल में गए, होटल एम्बेसडर जो सोलापुर में बस स्टैंड के पास है, एसटी डिपो के पास, वहां मिलने के लिए गए। तो सर से बात किया, मैं बोला सर मैं बॉम्बे में बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे बिजनेस करना है। और आपको बता रहा हूँ जैन सर भी अगर क्यों मिले, तो उसके अंदर आपको बता रहा हूँ रमेश जैन भी अगर आज मुझे मिले, बिल्कुल, तो कारण यह है कि उसके अंदर लाडूलाल बाफना जी का बहुत बड़ा हाथ था। कारण क्या थी, सर की मीटिंग में ढूंढ ढूंढ के अटेंड कर सकता। और एक बार एक मीटिंग में सर ने सूर्य सिन्हा की किताब एक प्रमोट की थी, वहां पे सवाल आपके जवाब सूर्य सिन्हा के नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। उस किताब को मैंने खरीदा था, तो उस किताब में एक जगह लिखा था, जब आप काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें, तो क्या करें। तो उसके अंदर सूर्य सिन्हा साहब ने जवाब दिया था कि भाई आप अपनी अपलाइन से संपर्क करो। सर जिसने मुझे जोड़ा उसको नहीं मालूम, तो उसकी अपलाइन से संपर्क करो। तो एक बार बंदेली सर ने बताया था कि रमेश जैन हमारी अपलाइन है, तो आरसीएम टाइम सिस्टम पेपर आता था, उसके अंदर रमेश जैन सर की मीटिंग आती थी। तो सोलापुर में उनकी मीटिंग थी, तो रमेश जैन से मिलना था, तो मुझे मेरी अपलाइन से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सर मुझे सोलापुर जाना, आप सोलापुर आ जाइए, मुझे रमेश जैन सर से मिलना है। तो उनके पास समय नहीं था, सर के पास, हमारे फ्रेंड के पास, लेकिन कैसे भी उनको जिद करके धमकी देके मैंने उनको बुलाया और रमेश जैन सर से वहां पे मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद में सर से मैंने बोला सर इस बिजनेस को और सीखना है, तो मुझे कोई सामग्री है क्या, कोई चीज किताबें वगैरह है क्या इस बिजनेस को सीखना है। तो सर ने कम से कम काफी किताबों का ढेर मेरे सामने लगा दिया था, जिसके अंदर एक थिंक एंड ग्रो रिच भी किताब उसी की थी, ऑग बेंडिनो भी किताब थी, उसके अंदर दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, दुनिया का सबसे महान चमत्कार और दुनिया की सबसे महान सफलता, ऐसी कुछ किताबें, लगभग 2000 रुपए की किताबें मैंने पैसे देके अपनी अपलाइन को, मिस्टर रमेश जैन को, एमआरपी भी जो रेट है वो रेट देके मैंने उन किताबों को खरीदा, खरीद के मुंबई आया था मैं। और उसके बाद में मैंने उनसे बोला सर समय दीजिए मुझे, तो समय नहीं था, लेकिन फिर भी जिद करके मैंने समय लिया। वहां से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ दोस्तों। दीपक सर शायद मेरा समय खत्म हुआ है सर। हाँ लास्ट सर 2-3 मिनट और है आपके। हाँ सर, तो सर वहां पर वो मैंने काम किया, स्टार्ट किया, और आपको बता रहा हूँ मैं वचन का पाबंद हूँ सर। और एक बार जो वचन दे दिया जिसको, वो वचन के ऊपर मर मिटता हूँ मैं, उसके अंदर मैं हिलता नहीं हूँ। बिजनेस को ब्रेक होने के बाद बिजनेस कम हुआ, ज्यादा हुआ, लेकिन आज भी हमारी अपलाइन के साथ में हमारी कोई शिकायत नहीं रही बिजनेस को लेके। हाँ ये है कि टीम में कभी कुछ होती है तो टीम की बात ही लेके हम बैठते हैं अपलाइन को, अपने पर्सनल लेवल को लेके हम नहीं बैठते हैं। इस बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है सर, तो आपको बता दूं, अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको जो सिस्टम को इस्तेमाल करना, हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा हथियार जो है हमारी अपलाइन होती है। अगर हमारी अपलाइन हमारे साथ में है और अगर हमारी अपलाइन हमारे साथ में काम कर रही है और हम अपलाइन को सहयोग दे रहे हैं,
और अपलाइन में जिन जिन बातों को बताया उनके ऊपर हम बिल्कुल चल रहे हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ डेफिनेटली आपको कामयाब होने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। अब क्या होता है, एक चीज ये होती है कि हमारे पास क्या होता है, ये ध्यान दीजिए कि हम बहुत आशाएं लगा के बैठते हैं कि मैं आप काम करूंगा तो वो चाचा साथ देगा, वो मामा साथ देगा। एक बात को ध्यान रखिए दोस्तों, अगर इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पर आपको जाना है तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि जितने लोग हैं सारे के सारे आपका साथ नहीं देंगे। कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, और 80 से 90% लोग छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन वो 10% लोग आपको करोड़पति बना देंगे, आपको लीजेंड बना देंगे। तो आपका ध्यान जो है आपके लक्ष्य की ओर होना चाहिए, और आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि आपका लक्ष्य आपको अपने दम पर हासिल करना है। आपको अपना लक्ष्य अपने दम पर हासिल करना है। आपके अंदर त्याग के लिए तैयार रहने की भावना होनी चाहिए। त्याग करने की मतलब कभी आप 10 बजे सोते थे तो हो सकता है कभी रात में 1 बजे सोना पड़ सकता है, हो सकता है कभी दोपहर का खाना 12 बजे खाते थे तो 3 बजे मिल सकता है, 4 बजे मिल सकता है। आपको त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करने का मतलब सीखने के ऊपर कुछ करना पड़ेगा, सीखने के ऊपर निवेश करना पड़ेगा। एक किताब मैंने पढ़ी थी, शायद नेपोलियन हिल की थी, कि अगर आप सीखने के ऊपर जितना आप कमाते हैं, सीखने के ऊपर उसके अंदर कहा गया है कि कम से कम 10%, यानी अगर आप महीने का 10,000 कमाया, अगर आप चाहते हैं कि वो इनकम आपकी 25-50 हजार हो, तो आपका 10,000 का 1,000 रुपये सीखने पर खर्च होना चाहिए। सीखने पर आपका खर्च होना चाहिए डेफिनेटली आप। और यही बात दीपक सर भी अपनी एक ट्रेनिंग में बता चुके हैं, और इसी के साथ दीपक सर हमारे लीजेंड, और बिल्कुल आज की बात में जो भी कुछ कमी गलती कुछ भी रही गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। सर धन्यवाद। जय आरसीएम। दीपक सर। थैंक यू शाकिर अली सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए लालचंद सर के लिए और शाकिर अली सर के लिए कि बहुत बढ़िया सेशन रहा। आज बहुत सारे चीजें सर ने हमारे बीच में शेयर की, और थैंक यू सर लालचंद सर और शाकिर अली सर। हम बिल्कुल आपका अगले बार या जब भी मौका मिलेगा तब हम आपको वापस बुलाएंगे, ताकि आपका और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकें। तो बहुत सारी बारीक चीजें सर ने आज शेयर की हमारे बीच में कि कैसे आपको बिजनेस को डेवलप करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर सके, और ज्यादा ग्रोथ कर सके उसको लेके। और हमारे बीच में अभी एसएस कादरी सर है, जो शाकिर अली सर और लालचंद सर के अपलाइन में भी है, और पिछले महीने सर ने अपना जो एमरल्ड लेवल है उसको अचीव किया है। यानी हमारे इसमें जब आप एमरल्ड लेवल पहले बार अचीव करते हैं तो आप फाउंडर एमरल्ड बोलते हैं उसको। जब 6 महीने में 3 बार जब आप मेंटेन करते हैं उसके बाद आपको अचीवमेंट मिलता है, वो पिन आपको मिलती है। और 2 बड़े नाम जो फ्रीडम टीम के हेड पे जो बड़े नाम जो चर्चा में है या सभी लोगों के जुबान पे है, उसमें जो पिछले महीने सबसे बड़ी पिन आई है फ्रीडम टीम के हेड पे, वो रूबी की पिन है दुर्गेश सर की। तो मैं चाहूंगा एक बार दुर्गेश सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, और एमरल्ड अचीवर मिस्टर एसएस कादरी सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने अपने जो सिक्योर जॉब है उसको छोड़ते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर एसएस कादरी सर को। थैंक यू। जय आरसीएम। वेलकम सर। सर मैं तो जस्ट मीटिंग सुन रहा था, और आप समझ सकते हैं ये आरसीएम में ही होता है कि जब अपनी डाउनलाइन जब बात करती है और इतनी प्यारे अंदाज में करती है, इतने अनुभव के साथ करती है, तो माँ बाप से ज्यादा खुशी तो उसकी अपलाइन को ही होती है। लालचंद जी और फिर शाकिर अली सर जब बात कर रहे थे, यकीन मानिए मैं एक एक पल को एंजॉय कर रहा था, और मेरे को ऐसा ठंडी सांस ले रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग फ्यूचर के डायमंड हैं। और ये जो बिजनेस है, हकीकत यही है कि जब कई बार ऐसा होता है कि हमसे ज्यादा अनुभवी और हमसे ज्यादा मजबूत और हमसे ज्यादा वर्क करने वाले लोग हमारी टीम में आ जाते हैं। मैं ऐसे जो मेरी इत्तेफाक से जो डाउनलाइन बने हुए हैं, समझिए मैं मन से इनको सबको अपलाइन मानता हूँ, और वाकई ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने प्यारे प्यारी डाउनलाइन और इतने मजबूत साथी हैं। आज की दोनों की बातें अगर आप लोगों ने गौर किए होंगे तो मैं देख रहा था सारे लोग, कोई हिल नहीं रहा था। आपको बता दूं ये साजी सेमिनार या वेबिनार नहीं थी, बल्कि ये अनुभव से भरपूर ऐसी ट्रेनिंग थी। मेरी अपलाइन दीपक सर बता सकते हैं आपको कि ये एक तरह का एलडीपी प्रोग्राम था, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो बातें शाकिर सर ने बताए, जो बातें जायसवाल सर ने बताए, ये बातें सीखने आदमी को जिंदगी के 2-2, 3-3 साल लगाने पड़ते हैं, तब कहीं एक एक बात समझ में आती है। लेकिन बहुत दिल की गहराइयों से, ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने ऐसी बातें बताई, जिन साथियों ने भी सुना
उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनका विजन क्लियर हो गया होगा, आने वाले समय के लिए वो बहुत मजबूती के साथ सारे साथी तैयार होंगे। तो मैं फिर एक बार दोनों को बधाई देता हूं। दीपक सर को हमेशा की तरह मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे को फख्र है दीपक सर के ऊपर कि जिन्होंने जो है ना इतना शानदार मेहनत करके हम सबको जिंदा रखा। इतना प्यारा सिस्टम कैसे हैंडल कर पाते हैं मुझे अंदाजा नहीं होता, कितनी मेहनत के साथ हमारे लिए सर काम करते हैं। जैसे शाकिर सर ने कहा कि एक लीजेंड ही कर सकता है, वरना अगर दूसरा होता हमारे सर की जगह तो शायद वो अपनी सेकंड लाइन को लेकर रात और दिन परेशान रहता, लेकिन ये उस कैटेगरी में से नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, जैसे हम कहते हैं। तो आरसीएम में ऐसे सच्चे और अच्छे सीनियर्स होने की वजह से ये सब सिस्टम चल रहा है। मेरा भी प्रयास है कि मैं भी कुछ अच्छा बनूं, अच्छों की तरह बनूं। बस दोस्तों, इस सिस्टम से कभी मैदान छोड़कर नहीं हटना, इस ट्रेन से किसी हाल नहीं उतरना। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको आएंगे, मर्जी माफी कई बातें नहीं होंगी। ये इस तरह का कठिन और जिसे मराठी में खड़तर प्रवास कहते हैं, ये 3 साल तक का हो सकता है। लेकिन कुछ भी धक्का लगे, बुक्की लगे, कुछ भी लगे, जैसे जायसवाल सर ने ट्रेन का उदाहरण दिया, तो इस ट्रेन से आपको नहीं उतरना है और सीखने पर ध्यान देना है और टारगेट पर अपने नजर रखना है। और एक बात कहूं, ये 2 साल, आने वाले 2 साल में इतना कुछ भारत में बदलने वाला है। कई ट्रेनिंगों में आप कई सीनियरों से सुन चुके हैं। आप कभी दुखी ना हो कि मैं लेट स्टार्ट हुआ, आप कभी दुखी ना हो कि यार मैं जूनियर बन गया, क्योंकि यहां कोई भी जूनियर किसी भी सीनियर को कभी भी ओवरटेक करके जा सकता है। दोस्तों, कभी भी आप में से कई साथी हमको ओवरटेक कर देंगे, मुझे कई लोग ओवरटेक कर देंगे, मुझे आशा है। और इसमें दुख नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में बड़ा दुख होता है कि यार मेरे भाई ने मेरे को ओवरटेक कर लिया, मेरे दोस्त ने मेरे को ओवरटेक कर लिया, मेरे पड़ोसी ने ओवरटेक कर लिया। अरे यहाँ तो आदमी गदगद हो जाता है कि यार कब कब मेरी टीम मेरे को ओवरटेक करेगी, मैं जल्दी से जल्दी बेफिक्र हो जाऊं। तो दोस्तों, ये 2 साल भारत के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही कर्विंग ये जो है ना पॉइंट है। इसमें एक एक पल को आप जिए। और जैसे डिस्प्ले वॉल की बात है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये अक्टूबर का मंथ है, दिन बच गए सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में 10। ये 10 दिन को हम 10 साल की तरह जो है ना समझें, बल्कि समझें कि 10 घंटे मेरे पास बाकी रहे हैं टारगेट को पूरा करने के लिए। और रात और दिन करते हुए ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खोलें और मैक्सिमम बिलिंग करें। इस गणित को अपने अपलाइन से बैठ के समझ लें तो डेफिनेटली अगले 5 महीने आपके बहुत शानदार निकलेंगे। और ये 6 महीने मार्च तक जो लोग भी एक अच्छा लेवल प्राप्त कर लेंगे, दोस्तों, शायद उनकी जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं लगेगा, ऐसी मुझे आशा और अपेक्षा है। अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अचानक सर का मैसेज आया, मैं तो मीटिंग अटेंड ही कर रहा था, सर ने कहा कि मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपको कुछ बात करना है। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स कहता हूं। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू कादरी सर। मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट करके फिर हम इस सेशन की एंड करेंगे। फेसबुक पे भी टीम विजन का पेज है, उस पर भी ये वीडियो लाइव होगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। दोनों जगह पे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पे टीम विजन के पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे टीम विजन के पेज के चैनल को लाइक करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो अनाउंसमेंट है वो मुंबई के लोगों के लिए है। मुंबई में एक वंडरवर्ल्ड क्विक ओपन हो रहा है, जो 25 तारीख को होने वाला है दशहरे के दिन। तो जितने भी साथियों की मुंबई में टीम है या मुंबई में कोई भी कॉन्टैक्ट्स है आपकी, तो आप उन लोगों को इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं, इस ओपनिंग में इनवाइट कर सकते हैं। ये 25 अक्टूबर को होने वाला है, सुबह 11 बजे से ओपनिंग की शुरुआत हो जाएगी। और एड्रेस अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हमारी टीम में एक रॉयल्टी अचीवर है अरविंद गुप्ता जी, जो प्लेटिनम लेवल पे है। उनके टीम में ये वंडरवर्ल्ड क्विक ओपन होने जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने पूरे कंपनी के फर्नीचर के साथ, कंपनी के जो बोर्ड होता है, जो ग्लोसाइन बोर्ड होता है, उसके साथ इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। तो बोरीवली के में आपकी जितनी भी टीम है उनको आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं और ओपनिंग के दिन आप वहाँ पे बुला सकते हैं। 24 तारीख को एक प्रोग्राम है गोरेगांव बाजार पे, जो काउंसलिंग मीटिंग है, उसमें आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। 25 तारीख को सुबह बोरीवली की ओपनिंग है और दोपहर में कांदिवली वंडरवर्ल्ड पे काउंसलिंग मीटिंग है। तो वहाँ पे भी अगर आपके कोई लोग हैं जो मिलना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं। वहाँ पे मैं रहूंगा, वहाँ पे कांदिवली वंडरवर्ल्ड पे। और 26 तारीख जो सोमवार है, 26 तारीख को मैं मुंबई सेंटर रहूंगा दोपहर को 3 बजे। तो वहाँ पे भी आप अगर अपने कोई साथी हैं तो वहाँ पे आप लोगों को भेज सकते हैं। और मंगलवार यानी 27 तारीख को मैं रहूंगा थाने बाजार पे, थाने वंडरवर्ल्ड पे। तो वहाँ पे भी अगर कोई लोग हैं आपके, कोई कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को भेज सकते हैं बातचीत करने के लिए, या कुछ उनको डाउट्स हो तो वो क्लियर वहाँ पे हम करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लाइव वेबिनार में आने के लिए। और हम फिर वापस मिलेंगे
कुछ नए साथियों के साथ, और अगले बुधवार हम हरीश संजीवनी का जो न्यू टारगेट आया है उसकी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या टारगेट्स है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और इस शनिवार जो हमारे फ्रीडम टीम के हेड पे जो वेबिनार होने वाला है उसको आप देखना ना भूले। इस शनिवार को हमारे बीच में रविंद्र शिरोडे सर होंगे जो हरीश संजीवनी से है, वो सारे टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, सारे आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे, और क्या क्या ऑफर्स हरीश संजीवनी से आए हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं इस शनिवार फ्रीडम टीम के हेड के वेबिनार पे शाम को 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। जय आर।